हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू मैनेजमेंट 360। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा या मैं बोलूँ जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए रहेगा, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का जो हमने सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपके 5 यूनिट्स रहेंगे। उसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड है। इसके अंदर हम लोग मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि बिजनेस जो आपको ग्लोबल लेवल पे लेके जाए या ग्लोबल लेवल पे जो हम लोग बिजनेस करते हैं वो क्या हो गया हमारा आईबी, इंटरनेशनल बिजनेस। और उसी से रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत कम आपका समय लेते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगी हमारा फर्स्ट जो यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो आपके किसी भी दो नेशंस के बीच में जब एक्सचेंज होते हैं, दो या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें आप लोगों को बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। फर्स्ट यूनिट आपका सबसे इजी रहेगा, जिसमें आपका क्या रहेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है तो आप सबको पता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट। इंटरनेशनल ट्रेड आज के टाइम पे अगर आप किसी भी बच्चे को भी उठा के पूछें तो उसे पता रहेगा कि क्या चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला टर्म है हमारी डे टू डे रूटीन के अंदर। अब इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसकी डिटेल्स के बारे में हम लोग हमारे जो फर्दर यूनिट्स हैं उसके अंदर रहेगा। फर्स्ट यूनिट आपका बहुत ही बेसिक है, जिसके अंदर आपका रहेगा कि मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें। तो हम लोग बात करेंगे कि ये इसके अंदर जो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स क्या होते हैं, आपके जो सामान हो गए। सर्विसेज कैसे कि आपने कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज दी। आज के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनते हैं कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम आप किसके लिए कर रहे हैं, यूएसए की कोई कंपनी है जिसके लिए आप यहाँ इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से सर्विस देना ही हुआ। तो आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये क्या हो गया आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। उसके बाद बात करेंगे मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत ही सिंपल अगर अपन इसको देखें तो इसका क्या होगा कि एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज। अब यहाँ पे इसके की फीचर्स क्या रहेंगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी एक कंट्री के बॉर्डर से दूसरी कंट्री के बॉर्डर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यानी कि सपोज कीजिए कि हमने यूएसए से कोई चीज मंगवाई, तो यहाँ पे यूएसए का बॉर्डर इन्वॉल्व है, इंडिया का बॉर्डर इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो गए। उसके अलावा इसमें इन्वॉल्व होती है इंटरनेशनल करेंसी, यानी कि हमने अगर यूएसए से कोई चीज मंगाई है तो वो किसके अंदर हमने पे किया होगा, यूएस डॉलर के अंदर। और अगर यूएसए इंडिया से कोई चीज इंपोर्ट करता है तो वो किस में पे करता है, इंडियन रुपीज या उन करेंसीज के अंदर। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है उसका बेसिस होता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद हम बात करेंगे नीड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हमें क्यों चाहिए, तो इसका सीधा सा जवाब है, सबसे पहली चीज, क्या सभी लोग सेल्फ सफिशिएंट है क्या, नहीं। सभी कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो जो सदर्न कंट्रीज है वहां से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बट क्या वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, होते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहती कि वहाँ पे नहीं होते हैं, बट अगर देखा जाए कि किसी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी या कंट्री है वहाँ पे, जैसे कि इंडिया, यहाँ पे हमारे पास में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या है, अबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो हम क्या करते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज के साथ में जिन कंट्रीज के पास में वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं।
अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हर कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो पूरा दुनिया है वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, ये तो कहा जाता है ना कि हर पर्टिकुलर किसी चीज का पर्टिकुलर उस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है। इंडिया के लिए एक चीज कहा जाता है कि ये क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है। लेबर इंटेंसिव कंट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन के साथ में हमारे यहाँ पे लेबर यानी कि जो लोग होते हैं वो स्किल्ड और अनस्किल्ड, हर जो भी आदमी काम कर रहा है वो क्या है, लेबर है। स्किल्ड और अनस्किल्ड ये दो टाइप के लेबर्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे दोनों टाइप की जो लेबर है वो बहुत, या फिर जो हमारे पास वर्क फोर्स, हम जिनको बेटर वर्ड यूज करें तो वो ज्यादा अवेलेबल है। तो हम लोग कोई भी लेबर इंटेंसिव वर्क या जिसमें ह्यूमंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है हम लोग वो ज्यादा करवा सकते हैं। वही अपन बात करें जापान, जापान के अंदर टेक्नोलॉजिकल चीजें बहुत एडवांस लेवल पे है। तो टेक्निकल जो अगर कोई भी चीज हमें इंपोर्ट करनी है तो हम कहाँ से करेंगे, जापान से करेंगे। और उसके बाद में हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। हाई क्वालिटी क्या होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई भी, जैसे अभी मैंने जापान का ही एग्जांपल दिया, अगर आपको टेक्निकली बहुत हाई क्वालिटी की कोई चीज चाहिए तो आपको आप कहाँ से मंगवाते हैं, मशीनरीज वगैरह जापान से मंगवाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको टेक्निकली एडवांस चीजें मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आपको लो कॉस्ट प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि जहाँ पे लो कॉस्ट प्रोडक्ट कैसे होगा, जब आपका प्रोडक्शन मास में होगा यानी बल्क के अंदर जब आप प्रोड्यूस करते हैं। सपोज कीजिए कि मैं ये जो माइक है, ये वाला माइक मैंने इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया और इसकी मेरे पास में कॉस्ट आती है 100 रुपए। अगर मैं एक माइक प्रोड्यूस करूँ तो भी मेरी 100 रुपए कॉस्ट है, और अगर मैं 10 माइक प्रोड्यूस करूँ तो भी मेरी कॉस्टिंग क्या आ रही है, 100 रुपए ही आ रही है। तो जब अगर मैं 10 माइक प्रोड्यूस करती हूँ, मैन्युफैक्चर करती हूँ यहाँ पर, तो जो मेरी इसकी सेलिंग प्राइस होगी उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो क्या होता है, जब चाइना जैसी कंट्रीज क्या करती है, बल्क के अंदर आपके यहाँ पे प्रोडक्शन करती है तो जिनसे उनके प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, लो कॉस्ट में होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्यों, इंटरनेशनल ट्रेड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है। बूस्ट कैसे, जब आप किसी भी दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करोगे तो आपके लिए क्या होगी, आपके पास में फॉरेन करेंसीज आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट की, नई नई कंपनीज आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेगी। तो ऐसे क्या होगा, आपकी जो सर्कुलेशन है मनी का वो बढ़ेगा। और जैसे ही मनी का जो सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। डिमांड एंड सप्लाई, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको, वैसे फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपने डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बट फिर भी एक ब्रीफिंग बता देती हूँ कि जैसे ही आपके पास में जो सप्लाई बढ़ती है, चाहे वो मनी की हो। आप देखिए, आपका खुद का रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए कि अगर आज आपके पास में 10 लाख रुपए आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उनको स्पेंड करने की सोचेंगे। और जैसे ही ऐसा अगर अपन देखें, अलग अलग लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। स्पेंड करेंगे तो क्या होगी कि नए प्रोडक्ट्स को वो डिमांड करेंगे, और जैसे ही नए प्रोडक्ट्स को वो डिमांड करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे यानी सप्लाई करेंगे। तो जैसे ही सप्लाई करेंगे तो उन्हें नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह। तो इसी तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। तो इससे क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और फिर उसी के अंदर अपन बोलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आएगी हमारे पास में, हमारे लोग मल्टीनेशनल लेवल पे काम करेंगे, यानी कि अलग अलग इंडिया के बाहर जाकर वो काम करेंगे। तो यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है ब्रेन ड्रेन वाला। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेन ड्रेन, और क्या वो आज भी रेलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद में एनकरेज इनोवेशन एंड कंपटीशन। इनोवेशन एंड कंपटीशन कैसे, कि जब आपके पास में पर्टिकुलरली, इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है फिएट एम्बेसडर। आप में से कितने लोगों ने इस गाड़ी का नाम सुना है, मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिएट एम्बेसडर हमारे यहाँ पे जो इंडियन बेस्ड कंपनी थी, वो पहले एक कार बनाया करती थी एम्बेसडर। जो आप लोगों ने अगर कोई पुरानी मूवी देखी हो तो उसके अंदर जो नेता और इन लोगों के पास में होती थी वो वाली गाड़ी। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर जो हमारे 1991 के जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए,
उसके अंदर हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इन सारी चीज़ों को अपनाया, तो हमारे पास में फॉरेन कंपनीज़ आई, और फॉरेन कंपनीज़ जब हमारे पास में आई, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे पास में नए मॉडल्स बताए हमको कार के, कि अच्छा ये भी कार होती है, ऐसी भी कार होती है, वैसे भी होती है। आप लोग सब मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि अलग-अलग गाड़ियाँ और कैसे-कैसी होती है, तो वो सारी चीज़ें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आप देखिए मार्केट के अंदर रोज़ नए-नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास में क्या है, सेल करने के लिए, तो अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बताने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद में क्या करता है, इनहेंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे इनहेंस करता है, कि जब आप किसी कंट्री के साथ में ट्रेड करते हैं, उनको कोई चीज़ें सप्लाई करते हैं या वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं, तो कहीं न कहीं वो उनकी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करती है। और वो वैसे ही बात हो गई कि जब आप किसी की हेल्प करते हो, तो कहीं न कहीं वो भी आपकी हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया, डिप्लोमेटिक, यानी कि हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। उसके बाद में रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे, कि आपके पास में क्या हो रहा है, कि अगर किसी एक कंट्री के पास में डेजर्ट है और दूसरी कंट्री के पास में रिवर्स वगैरह या माउंटेन्स है, तो वो क्या कर रही है, जो जिस कंट्री के पास में डेजर्ट वगैरह है, वो क्या कर रही है, माउंटेन्स वाली जो कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे है, वहाँ पे वो क्या कर रही है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें सप्लाई कर रही है। और जिस कंट्री के पास में माउंटेन्स या रिवर्स है, वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं उस डेजर्ट वाली कंट्री को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के रिसोर्सेज सही से यूज हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास में है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अब इसमें से एक दो वर्ड्स है जो आपको लगेंगे कि अच्छा ये क्या चीजें होती है, मैम ने बहुत कम समझाया है, बट जब अपन इनके बारे में फ्यूचर के अंदर, यानी कि जो फर्दर यूनिट्स है उनके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपके टैरिफ एंड कोटा क्या होता है, ये आपके अगले इसी यूनिट के अगले टॉपिक के अंदर है, बट मैं आपको बहुत ब्रीफली बता देती हूँ। ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स के अंदर टैरिफ, कोटा, अलग अलग चीजें होती है। तो टैरिफ अगर अपन बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में बात करें, तो ये एक टाइप का टैक्स होता है जो एक कंट्री इम्पोज करती है जब वो किसी भी प्रोडक्ट को अपनी कंट्री के अंदर अलाउ करती है। या देखिए अभी आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा है ना ट्रम्प टैरिफ सुना होगा। आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज दिस ट्रम्प टैरिफ, और ये क्या इम्पैक्ट करने वाला है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। सबसे पहले तो एक्सचेंज रेट क्या होती है। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, कि एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी के वैल्यू के सामने कितनी है। इसका जो हम लोग सबसे ज़्यादा जो करेंसी होती है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो क्या है, यूएस डॉलर। तो हम लोगों को सबको पता है कि एक यूएस डॉलर इक्वल्स टू 84 टू 85 जो इंडियन रुपी है, यानी कि जब हम एक डॉलर यूएस का लेने जाएंगे तो हमें कितने इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, हमारी एक्सचेंज रेट है। तो इनके अंदर भी चेंजेस होते हैं, तो वो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड पे इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होता है, कि कई बार कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो उतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो फ्रीली अपने डिसीजंस ले सके, या फिर कई बार कंट्रीज के अंदर वॉर वगैरह ऐसे जो क्राइसिस वाले जो सिचुएशंस होते हैं, उनके अंदर आपको क्या होता है, कि वहाँ की कंट्री सही से ट्रेड वगैरह नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इश्यूज। कई बार कंट्रीज के पास में क्या होता है, कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, उस कारण से उनको जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में उनको इशू आता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जो दूसरा जो लास्ट चैलेंज है या प्रॉब्लम हम जिसको बोल सकते हैं, लीगल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। अब लीगल एंड कल्चरल डिफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, कि जैसे इंडिया के लॉज कुछ और कहते हैं, यूएस के लॉज कुछ और कहते हैं। कहीं पे जो वर्किंग एज है वो अलग होती है, दूसरी कंट्री की अलग होती है, तो ये भी कई बार इश्यूज करते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस की अपन बात करें, तो इसका सबसे प्यारा जो एग्जांपल रहेगा वो डोमिनोज का मैं देना चाहूंगी। कि आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर डोमिनोज का वेजिटेरियन जो कैटेगरी है वो भी है, और उसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर्स वगैरह सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई है। लेकिन जब आप
फॉरेन कंट्रीज के अंदर जाओगे तो डोमिनोज के आपके पास में वो वाली कैटेगरीज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बाहर जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जबकि इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग क्या है, वेजिटेरियंस है। तो इसी वजह से उन्होंने इस कल्चरल डिफरेंस को देखते हुए यहाँ पर अलग से कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कर रखी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बहुत ही इजी है कि हम लोग क्या करते हैं, सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल मंगाते हैं, हम यूएसए को फार्मास्यूटिकल्स देते हैं। तो अब ये क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल हमारे लिए एनर्जी की जो क्या है रिक्वायरमेंट है, और फार्मा सेक्टर को बेनिफिट होता है हमारे यहाँ पे नई नई फार्मा की जो कंपनीज है, हमारे यहाँ पे इनोवेशंस होते हैं, नई नई दवाइयाँ बनती है, तो वो हम सारी चीज़ें कहाँ, यूएसए तक भी एक्सपोर्ट करते हैं। आप सबको पता होगा कि कोविड के टाइम पे हमने बहुत सारी मेडिसिन क्या करी थी, यूएसए को एक्सपोर्ट करी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अबंडेंस में, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा फार्मा वाली जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, ड्रग्स होती है, वो हम लोग बनाते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, इकोनॉमी में कैसे बेनिफिट करता है, और क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं। कल मैंने बीबीए सेकंड का जो लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि आपको एक क्या करनी है, नोटबुक प्रिपेयर करनी है, जिसके अंदर आप जो लास्ट में ये जो समरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आप नोट करेंगे और आप इनके आंसर्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम होगा तब आपके पास में एक क्वेश्चन बुक तैयार होगी, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ईज़िली पढ़ सकते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने पेशेंसली मुझे सुना। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैनेजमेंट 360। हमने अभी आईबी का स्टार्ट किया है, हम लोग इसी तरह से फर्दर क्लासेस इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। बट उन सभी चीज़ों के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।